नमस्कार, स्वागत है आपका नारद मुनि के खास सेगमेंट फेस टू फेस में। दोस्तों, फेस टू फेस में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो किसी ना किसी फन में माहिर होती हैं या फिर जिसने देश में के लिए, समाज के लिए कोई ऐसा काम किया हो जो मिसाल बन गया हो। तो आज हम आपकी ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका नाम है मेघा परमार। नाम सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मेघा परमार किसी तारुफ या परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने काफी कम उम्र में एवरेस्ट फतह किया है, मध्य प्रदेश सरकार की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। इनकी एवरेस्ट फतह की जर्नी को लेकर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और एबीपी न्यूज के सीनियर करस्पॉन्डेंट ब्रिजेश राजपूत जी ने किताब भी लिखी है जिसका नाम है द एवरेस्ट गर्ल। तो चलिए मुलाकात कीजिए द एवरेस्ट गर्ल मेघा परमार से। बहुत बहुत स्वागत है मेघा आपका हमारे शो पर। धन्यवाद। मेघा, कैसा लगता है इतनी कम उम्र में इतना अचीवमेंट? ये ख्याल आपके मन में कब आया? काफ़ी मतलब अचीवमेंट के बारे में यदि बात करूँ तो अच्छा लगता है। अभी लगता है कि कई सारे बच्चे हैं जो उसी फील्ड में जाने का सोच रहे हैं या एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या गाँव के बच्चे भी ये सपना देख पा रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसे गेम होते हैं जो हमेशा ये होता है कि जो बहुत अमीर घर के लोग होंगे या बहुत जिनके पास खूब पैसा होगा, सिर्फ वही कर पाएँ। तो ये जो भ्रम था ये टूटा, और खुद का अचीवमेंट जानने के बाद या पहचानने के बाद, खुद करने के बाद अब दूसरे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। ये ख्याल आपके मन में कब आया कि एवरेस्ट फतह करना है? 2016 में जब मेरे को ये था कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। उसी दरमियान मैंने पहली बार अखबार में पढ़ा था कि एमपी के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। तब पहली बार क्लिक हुआ था कि लड़कों ने किया है, मध्य प्रदेश की किसी लड़की ने नहीं किया है। फिर गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि बछेंद्री पाल जी ने 32 साल पहले माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, पर एमपी से किसी लड़की ने नहीं सोचा। तो वहीं से पहली बार क्लिक हुआ था, फिर ट्रेनिंग शुरू करी और 2016 से असली शुरुआत हुई। इस पूरी जर्नी में आपको कई तरह की दिक्कतें आई होंगी, कई परेशानियाँ आई होंगी और ये भी पता चला कि कई एक जगह पर आपका ऑक्सीजन खत्म हो गया था तो आपको ज़िंदगी और मौत के बीच झूलने लगी थी। तो वो किस तरह का अनुभव रहा था और किस तरह की परेशानियाँ रही हैं आपकी इस पूरी जर्नी में? पर्वतारोहण अपने आप में बहुत चैलेंजिंग गेम है, क्योंकि दूसरे गेमों में आप हारते हो या जीतते हो, फेल होते हो या पास हो जाते हो। एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप जिंदा रहते हो या मर जाते हो। तो जब आप अपनी मौत को बहुत करीब से देखते हो, सेम वैसे ही चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। पहले तो जब 2018 में मैं गई थी तो मात्र मैं 700 मीटर की दूरी से आई थी। फिर मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मैंने 2018 4 जुलाई 2018 मुझसे कभी भूला नहीं जाता। फिर उससे 9 महीने का बेड रेस्ट लिया, अगेन तैयारी करी। तैयारी करने के बाद एज़ ए वुमन ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं कि हम लोग जब जाते हैं पहाड़ों पर तो लगातार 12-12 घंटे चलना पड़ता है। अ, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी क्योंकि बहुत कम पीते हैं हम लोग, और एज़ ए वुमन सबसे कम पानी पीने की वजह से डिहाइड्रेशन लड़कियों को ज़्यादा होता है। यूरिन का कलर रेड हो जाता है और हम लोगों को जैसे यहाँ पीरियड्स लगभग 2 महीने के लिए आएँगे, वहाँ मतलब 2 महीने में 2 बार आएँगे और वहाँ म कंटिन्यू 2 महीने तक आपको पीरियड्स रह सकते हैं। इससे आपका ब्लड का कलर तक चेंज हो जाता है महिलाओं का। रैशेज़ हो जाते हैं, चेहरे से खून टपकने लग जाता है, आपको लाशों को पार करके जाना पड़ता है। इन चैलेंजेस को पार करने के बाद आप चोटी पे पहुँचते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़िंदा बच के आओ। तो सेम वैसे ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, जो सबसे खतरनाक कठिनाई थी कि मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था और मेरा ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पे आ गया था। तो मुझे जो ऑक्सीजन मिला था वो एक दूसरे क्लाइंबर की डेथ हो गई थी ऊपर, उसका बचा हुआ ऑक्सीजन मिला था 7900 मीटर पे, जिसकी वजह से मैं आप सबके सामने आज ज़िंदा बच के आ पाई हूँ। मैंने सुना है कि जब आप वापस लौट रहे थे एवरेस्ट फतह करके, तो लौटते में आपकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी, फिर एक डॉक्टर कोई दंपत्ति थे, उन्होंने आपको अपना ऑक्सीजन दिया था जिससे आपकी जान बची। वही इंसिडेंट कि मेरी आँखों की रोशनी चली गई थी, जो 4 दिन में वापस आई, जिसे हम स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। स्नो ब्लाइंडनेस ऐसा होता है कि आपको काँटेनुमा आँखों में चुभता है, आपकी आँखें बड़ी-बड़ी लाल-लाल हो जाती है और खुल नहीं पाती है, कुछ दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। और ऐसे में धीरे-धीरे करके हम नीचे आ रहे थे और इसलिए स्पीड बड़ी स्लो हो गई थी, तब हमें डर था कि हम शायद ज़िंदा जा पाएँगे। मेरे साथ मेरा शेरपा भी था, उसकी भी जान का खतरा था और वही हुआ जिसका हमें डर था। तो मैं मेरे शेरपा को बोली थी, दाई आप चले जाओ मुझे छोड़ कर के,
और वो मुझे छोड़ के नहीं जा रहा था। वो बोल रहा था मेरा लोग जब भी क्रॉस करके जा रहे थे उनको बोलता था कि मेरा बरनी मरने वाला है। यदि किसी के पास भी बचा हुआ ऑक्सीजन हो तो दे दो। तो जो बचे हुए सिलेंडर होते हैं वो भी लेकर आते हैं। सो वहीं से एक शेर्पा अपने क्लाइंबर को लेकर जा रहा था और उनकी वाइफ के ऊपर डेथ हो गई थी, जो बाद में पता चला कि भारत के ही हैं। तो अंजलि कुलकर्णी जी और शरद कुलकर्णी जी 2 पति-पत्नी थे जो एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए गए थे और अंजलि कुलकर्णी जी की डेथ ऊपर हो गई थी। उनका बचा हुआ सिलेंडर मुझे मिला था जिसकी वजह से मेरी जान बच पाई और मैं फिर काठमांडू पहुँच पाई और 4 दिन बाद मुझे आँखों की रोशनी आई। 2016 में आपने एक सपना देखा एवरेस्ट फ़तह करने का। मध्य प्रदेश से 2 लड़कों ने ही एवरेस्ट फ़तह किया था। मध्य प्रदेश से कोई लड़की ने ये कारनामा अंजाम नहीं दिया था। जब 2000 सप ये सो सो 16 में आपने सपना देखा और 2019 में जब इस सपने को आपने एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचकर साकार होते हुए देखा, तो किस तरह का अनुभव रहा? हाँ, मतलब कठिनाइयाँ भुला दी जाती है जब आप अचीव कर लेते हो। तो जब मैं भारत का झंडा लेकर टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, जहाँ -52 डिग्री टेम्परेचर होता है कि आप चंद सेकंड के लिए उँगली निकालोगे तो काटनी पड़ जाएगी। उस टेम्परेचर में मैं अकेली नहीं खड़ी थी। मैं सारी जो जो नारी शक्ति है मध्य प्रदेश की, उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। जहाँ से दुनिया गोल नज़र आती है, दुनिया के सारे पहाड़ छोटे-छोटे नज़र आते हैं और हम बचपन से पढ़ते आते हैं ना कि वहाँ दुनिया गोल कहाँ से दिखती है, तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड से असलियत में कर्व दिखता है जो बिल्कुल। दुनिया गोल है। और वहाँ से या तो ऊपर आसमान होता है या भगवान होता है, तो आप वो शून्य की अनुभूति करते हो और आपके हाथ में भारत का झंडा होता है, तो एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हो। बिल्कुल, भारतीय होने पर गर्व मध्य प्रदेश के लिए भी एक प्राउड की बात है, गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट था जब आपने एवरेस्ट की चोटी को फ़तेह किया था। आप जब लौट कर आईं, तो किस तरह का रिएक्शन था पूरे मध्य प्रदेश के लोगों का? किस तरह से आपको सम्मान किया गया? टचवुड मतलब मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करूँगी कि उस प्रसिद्धि से मुझे नवाजा अब आने के बाद क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली लड़की थी और हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं जब पहाड़ तक देखने को नहीं मिलते, बर्फ़ तक देखने को नहीं मिलती और वहाँ से गाँव, टिपिकल गाँव जहाँ भोजनगर से जहाँ से मैं हूँ, वहाँ से निकल के पहाड़ चढ़ना तो जितनी कठिनाइयाँ हुई थी, उतने सम्मान भी प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुझे बाकायदा एयरपोर्ट से ले जाया गया। कई-कई बच्चियों के साथ मैंने सेमिनार किए। मैं मेरे ही समय पर ये था कि शिल्पा शेट्टी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो उनकी जगह मुझे बनाया गया कि ये हमारी असली हीरोइन है मध्य प्रदेश की जिसने टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे चढ़ाई करी। बल्कि उस समय मेरा यदि कोई चेहरा देख ले तो डर जाए, क्योंकि खून टपकता था मेरे चेहरे मैंने से। देखे थे आपके बॉब कट छोटे-छोटे बाल हो गए थे उस टाइम पे और चेहरे पे थोड़ा-सी स्किन थोड़ी-सी बर्न हो चुकी थी। करेक्ट, उससे खून टपकता था वहाँ से जब चमड़ी निकल चुकी होती तो जी। वो वैसे ही चेहरे पे ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नियुक्त करना, फिर पूरे राज्य में 52 जिलों में घुमाना, बच्चियों को मोटिवेशन प्रोग्राम देने के लिए ताकि बच्चियाँ और आगे बढ़ें। तो बहुत सेलिब्रेशन का माहौल था और मेरे पिता वो पल मुझसे भूला नहीं जाता कभी जब एक बेटी ज़ाहिर-सी के बात नाम है से जब मेरे पिताजी को लोग कंधे पे उठा के घूम रहे कि थे ये गाँव मेगा में। परमार के फादर हैं। ये मेरे पापा फादर अच्छा, मैं कहा जब ये 2016 में आपने ये ड्रीम देखा कि मुझे एवरेस्ट फ़तह करना और मध्य प्रदेश का ही नहीं देश का भी नाम रोशन करना है, चूँकि जब ये इस प्लान के बारे में, इस सपने के बारे में आपने जब अपने परिवारजन से या अपने पिताजी से या आपके अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे डिस्कस किया, तो उनका क्या रिएक्शन था? ये प्रश्न आपसे भी पूछा थी, आपकी बच्ची आपसे पूछे कि मुझे पहाड़ चढ़ना है तो आप क्या सोचोगे? कहोगे कि पहाड़ पे मतलब मरना, मौत के सामने जाना। तो मेरे बिल्कुल, पिताजी को यही था कि अरे वहाँ पे तो लोग मर जाए हैं, वहाँ मत जाओ। मेरे पापा को ये टेंशन थी, पर मेरे रिश्तेदारों को दूसरी चिंता थी, अरे तुम्हारी छोरी पहाड़-पहाड़ जाती फिरे, वहाँ तो छोरा भी रहे। तो मेरे पिताजी उनको बोलते थे कि वहाँ तो भालू भी रहता है। 25 लाख रुपए की राशि हो, तन दुनिया भर के ताने हों, फैमिली को मनाना सबसे दूसरे पहाड़ चढ़ने जैसा ही होता है। मैंने मेरे पापा को हमेशा वो बरसिंग काटने खेत में जाते थे, मैं उनके पास जाती थी, मैं बोलती पापा तमें नहीं लगी तुम्हारी छोरी के आगे बढ़ना चाहिए? तुमने देखियो एगो दंगलों में कैसे होगा पापा उनकी हिम्मत बने। तो मुझे ये है कि मेरी दुनिया मेरे पिताजी हैं, मेरे पापा यदि कन्विंस हो गए बाकी तो मैं दुनिया से हर लड़ाई लड़ लूँगी। उन्होंने हाँ बोला, उन्होंने कई सारे ताने सुने, फिर उसके बाद जब अचीवमेंट कर लिया तो हुँ। समाज ने ऑलरेडी एप्रिशिएट कर दिया, पर पहले बहुत डिफिकल्ट था। अच्छा मैं कहा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बुक राइटर भी हैं, एबीपी न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ब्रजेश राजपूत जी। उन्होंने आपको लेकर एक किताब लिखी है, आपकी एवरेस्ट फ़तह करने की जर्नी पर, जिसका नाम दिया है उन्होंने द एवरेस्ट गर्ल।
तो जब ये बुक लिखी गई, ब्रजेश जी से आपकी बात हुई, मैंने बुक के कुछ अंश को पढ़ा है, जिसमें एक लड़कियों की के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, चूँकि ऐसा पता है बुक में लिखा है कि आप अपनी फैमिली में एक अकेली लड़की थी। लड़कियों का संघर्ष अलग होता है, तो फैमिली वाले चाहते थे लड़का हो। तो उसके बारे में ये बुक लिखने के बाद दौरान या ब्रजेश जी के से आपकी जो बातचीत हुई, तो ये बुक लिखने का ख़्याल उनको आया, तो किस तरह का ये अनुभव रहा? किताब आ चुकी है द एवरेस्ट गर्ल, ये उन सभी बच्चियों को समर्पित है जो कहीं से भी रह के बड़े-बड़े सपने देखती हैं और उनके सामने सामाजिक चुनौतियाँ आती हैं, मेरे सामने भी आई, तो ये उन सभी बच्चियों को समर्पित है। सर ने 2014 में मेरे को पहली दफ़ा देखा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के सबसे पहले मध्य प्रदेश के एक सीहोर जिले के शेरपुर गाँव में आए थे और उस समय 2014 में मैं एनएसएस की वॉलंटियर हुआ करती थी और मैं वहाँ मेरा काम था कि पन्नियाँ बीनी थी वहाँ जितनी भी कचरा हो, वो मैं इकट्ठा करती थी। 2014 में सर ने मेरे को पहली दफ़ा देखा था। उसके बाद 2016 में मुझे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में मैं पैदल जाती थी, रंग महल से बरकतुल्लाह, किसी पैदल को जाते थे जाने के लिए रंगमहल टॉकीज़ से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। 2.5 घंटे में। और तो वो टाइमिंग था कि 30-30 रुपए बचाने होते थे। पीछे बॉटल रखी होती थी। एक बार सर ने उधर से वो बरकतुल्लाह से गुज़रे, मैंने कहा छोड़ तू, मैंने कहा मैं कभी सर किसी की गाड़ी में नहीं बैठती, भले मेरे को पैदल चलना पड़े। फिर उन्होंने मेरा अगला रूप देखा, एवरेस्ट की तैयारी वाला, चला जला हुआ पर सबमिट नहीं हुआ। फिर उन्होंने अगला रूप देखा स्टेडियम में, जब मेरे बॉयकट बाल हुआ करते थे और मैं एकदम बिल्कुल हड्डी जैसी ट्रेनिंग दौड़ रही जी। होती थी 10-10 किलोमीटर। हुँ, तब उन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता था। तो कहा सर जब तक मेरा माउंट एवरेस्ट सबमिट नहीं हो जाएगा, मैं कोई-सा कभी भी इंटरव्यू नहीं दूँगी। हुँ, तो वो हर दिन आके देखते थे और देखते थे, कभी मेरा 10 किलोमीटर रनिंग होता था, कभी 21 किलोमीटर होता था, वो जुनून उन्होंने देखा। एवरेस्ट सबमिट होने के बाद उन्होंने मेरे चेहरे से टपकता हुआ खून देखा, फिर वो बधाई देने के लिए मेरे गाँव गए। तो सबमिट करने के बाद का ऑप्शन है कि मेरे घर जब मैं गाँव जाती हूँ, तो हाली भैया चला जाता है अपना घर, हुँ, तो गोबर फेंकने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। तो मैं तगारा लेके आ रही थी और मैं छिप गई। हुँ, यार ये तो इतने बड़े पत्रकार है, ये गाँव आए हुए हैं। हुँ, तो उन्होंने वो जर्नी 2014 से लेके 24-23 तक देखी थी। तो उनका कहना था कि मैं गाँव आने का तो वो इस चीज़ से शौक था कि इस घर से, इस गाँव से ये लड़की दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पे पहुँच कैसे गई? ये जर्नी उनको दुनिया के सामने लानी थी। वहीं से शुरुआत हुई थी और वही पहलू रखे हैं कि मैं उस परिवेश से आती हूँ जहाँ हमारे यहाँ मेरी 6 बुआएँ हैं। हमारे यहाँ लड़कियाँ तब तक आ जाती है जब तक लड़का नहीं आता है। जिस दिन लड़का आ जाता है हमारे घर फुल स्टॉप लग जाता है और भाग्यशाली उस लड़की लास्ट लड़की को कहा जाता है कि जिसके बाद भाई आया हो। पर मेरे बाद तुरंत भाई आ गया तो मेरे को कहते थे कि छोरी हमारी भाग्यशाली है, देखो भाई लेकर आई। तो वही परिवेश में मेरा जन्म हुआ है, फिर लड़कियाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लड़के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ हम लोग बचपन में सगाइयाँ हो जाती है, जैसे मैं खुद मेरी 2 साल की उम्र में सगाई हो गई थी। हम लोग 12वीं केवल इसलिए पास करते हैं कि जात का और सरकारी सम्मेलन होता है जहाँ हमारे यहाँ मार्कशीट काम आती है, चाहे आप फेल हो या पास हो, बस आप 18 के हो ये दिख जाता है, मार्कशीट में। मार्कशीट के हिसाब से कि ये हाँ, सम्मेलन में लगते हैं ना हाँ, प्रूफ, तो हाँ। आधार तो फिर भी फर्जी बन जाता है, मार्कशीट देखो हमारी छोरी यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ी हुई है। तो उस परिवेश से ही मैं हूँ, तो वो जर्नी उनको दुनिया के सामने लानी थी कि कैसे ये संभव हुआ और कैसे ये संभव हुआ आप किताब में पढ़ पाएँगे। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने एवरेस्ट फ़तह करने का सपना जो था, उसकी प्लानिंग 2016 में की। ब्रजेश राजपूत जी से आप 2014 से परिचित थी, वाकिफ़ थी। तो पहली मुलाकात भी आपने बताई कि जब आप एनएसएस में थी, प्रधानमंत्री जी आए थे, आप पन्नी बीनने का काम करती थी, साफ-सफाई का। तो लगातार क्या ब्रजेश जी आपको फ़ॉलो कर रहे थे? क्या था? ये मुझे भी नहीं पता सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वर का कुछ संकेत था या क्या था। होता ना कि जैसे मैं आपको न्यू मार्केट में मिलूँगी, हुँ। फिर किसी दिन भारत भवन में मिलूँगी। हमारे पास कोई आपका नंबर नहीं है, पर एकदम सडनली भेंट हो जाए। तो ये ऊपर वाला कहीं-कहीं जैसे हर 1 साल के बाद भेंट करवाता था किसी जगह अचानक और फिर वो हर 1 साल में एक नया रूप देखते थे। अच्छा, जब ये जो द एवरेस्ट गर्ल आपके लिए के जो जर्नी पे लिखी बुक मार्केट में आई, पब्लिश हुई, तो इसके बाद का क्या रिस्पॉन्स रहा समाज का या आपके परिवार का, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? तो ये किताब बहुत ज़रूरी इसलिए होती है कि मंच हो या स्पेशली टीवी हो, यहाँ हम कई चीज़ें बोल नहीं सकते मुँह से या हम लोग मतलब किताब वैसी चीज़ होती है जिसे आप पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। वो चीज़ें बोल नहीं सकते। तो किताब में ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी क्या-क्या था जो झेला गया, जो बोला नहीं जा सकता। तो रिस्पॉन्स इसलिए बहुत अच्छा आया है कि देश की जितनी मशहूर हस्तियाँ हैं, उन सभी ने किताबों का ऑर्डर किया, मँगाया। क्योंकि कहीं न कहीं सब लोग सोशल मीडिया से आज तक वाकिफ़ हैं।
अभी मेरा रूप देखते एज़ ए कोच के रूप में, वो बच्चे जो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, जिनको हताशा होती है, वो बच्चे जो आत्महत्या मतलब जो लोग सोचते हैं, डिप्रेशन की बिल्कुल चरम सीमा पे होते हो, जिनके मन में जीने की जिज्ञासा होती है, वो पिता जो अपनी बच्ची को बहादुर बनाना चाहता है, ऐसे कई लोग हैं, मतलब हर दिन हम लोगों की 60-70 कॉपियाँ ऑर्डर होती ही हैं। एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप मध्य प्रदेश सरकार की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं चुकी हैं। आप फिर अचानक से अपने ने राजनीतिक पार्टी जॉइन कर ली। ये क्या कारण रहा? राजनीति में जाने का ख़्याल कैसे आया? अ, कई बार हम लोग सिर्फ़ जैसे मैं थी पहले, मैं कटाक्ष करती रहती थी कि अरे यार ये लोग पॉलिसी नहीं बनाते, ये लोग काम नहीं करते। तो उस जगह खुद को भी तो आना पड़ेगा ना। तो मेरे साथ ये 2-3 इंसिडेंट हुए थे पर्सनली, मैं दोनों ही सरकार की तारीफ़ भी कर रहूँगी और दोनों में कमियाँ भी हैं, दोनों की तारीफ़ें हैं। कि मुझे कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, पर बीजेपी की सरकार ने फिर मुझे 3 विभाग और दिए, जैसे मध्य प्रदेश हैंडलूम हो गया, जिसका मैंने अभी कपड़ा पहना हुआ है। अच्छा, आपको ब्रांड एम्बेसडर कांग्रेस कमलनाथ जी की सरकार में बनाया गया था। हाँ, 15 महीने की जब सरकार थी, ठीक है। उसके बाद मुझे बीजेपी सरकार जो थी उन्होंने मध्य प्रदेश हैंडलूम, सांची दुग्ध संघ और वो वाटर अवेयरनेस इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे। ऐसे 4 विभाग थे जिनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ। तो क्या होता था कि जब आप लोगों के बीच जाते हो, बच्चियों के बीच जाते हो तब रियल प्रॉब्लम समझ में आती है कि ग्राउंड पे क्या है। छोटी-छोटी मदद जैसे एक महिला को दूसरी बेटी हुई, उसका पति उसको रोज़ मारता था, घरेलू हिंसा होती थी और एक दिन दराता लेके आ गया। उसकी मदद के लिए हमने पुलिस ऑफिसर्स को कॉल किया, रिस्पॉन्स प्रॉपर समय पे नहीं आता था। छोटी-छोटी चीज़ें थी जो पॉलिसी में हम जुड़वाना चाहते हैं, जैसे जन्म का उत्सव एक जैसा हो, ताकि गाँव की भ्रांतियाँ ही शुरू से खत्म हो जाएँ। पहला कदम ही सुरक्षा हो, इस पे काम किया जाए क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में जो आप देखेंगे ना स्थिति कॉलेज, स्कूल में जी, जाने के जी। बाद सबसे ज़्यादा बच्चियाँ ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं, जिसकी वज़ह से वो घर छोड़ने का कदम उठाती हैं, कि वो ब्लैकमेल होना प्रारंभ हो जाती हैं। या पढ़ाई छोड़ देती हैं या कोई कुछ जीवन ही समाप्त कर देती है। ऐसी-ऐसी स्थितियाँ तक निर्मित हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पर मैं काम कर रही थी। इसी दरमियान मेरी डीएसपी की बनने की जो फ़ाइल थी वो भी मंत्री जी के पास तक पहुँच चुकी थी। ताकि मम्मी-पापा को लगता है ना कि ये अर्निंग का सोर्स ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप बोलोगे बिल्कुल। कमा रहे हो अच्छा है, पर एक स्थायी इनकम का सोर्स होगा। तो एज़ ए खिलाड़ी होने के नाते ये हमारे यहाँ पॉलिसी बनी थी कि मध्य प्रदेश में जो भी एशिया लेवल पे बहुत अच्छा अचीवमेंट करेगा, उसे एज़ अ डीएसपी नियुक्त कर दिया जाएगा। वो फ़ाइल हमारी वहाँ पहुँच चुकी थी, मैं मंत्री जी के दफ़्तर तक पहुँची और उन्हीं के साथ एक दिन एक कार्यक्रम में वो और मैं और एक और व्यक्ति चीफ़ गेस्ट थे और उनके जितने भी कर्मचारी लोग थे, उन्होंने सब फ़ोटो-वोटो लिया। दूसरे दिन फिर हम उनके दफ़्तर में गए कि मेरी फ़ाइल आपके यहाँ आई है और मैं अब तक 21वीं बार आ चुकी हूँ। तो फ़ाइल ज़मीन पे पड़ी हुई थी और मुझको ना खड़े-खड़े चाय पिलवाया गया था, उनके दफ़्तर के जो अधिकारी थे। मैंने वो खड़े-खड़े चाय पी और मैं वापस आई, मैंने कहा यार मैं तो ऐसी खिलाड़ी हूँ जो बोल्ड है, बोल देती है। ऐसे कितने लोग, कितने बच्चे रहते होंगे जो डिज़र्व करते होंगे और उनके साथ यही छलावा होता होगा, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई जाती होगी, कितना कुछ झेलते होंगे। तो इस चीज़ का आप कैसे करोगे उनके लिए काम? आप उसी फ़ील्ड में आकर करोगे ना जहाँ से आपने कुछ हुँ। मानसिक रूप से झेला है। तो राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई है क्योंकि मुझे रियलिटी में ग्राउंड पे काम करना है। मुझे आज भी सपनों में तालाब आते हैं, मुझे आज भी सपनों में बच्चियों, महिलाओं के लिए काम करना आता है। मुझे आज भी जो इतने बेरोज़गार बच्चे हैं, जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है भिखारी तो फिर भी माँग के खाना खा लेता है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में तैयारी करने वाला जो बच्चा होता है ना, वो माँग भी नहीं सकता और ऐसा रूखा-सूखा खाता है और कई बार तो खाता तक नहीं है और फिर तैयारी करता है। तो इन सब चीज़ों को जब मैं खुद झेली हूँ, तो मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने राजनीति में आना चुना। तो डीएसपी का जो पद मिलने वाला था, वो फ़ाइल अभी कहाँ पहुँची? शायद किसी डस्टबिन में होगी। तो फिर आपने उसके लिए डीएसपी के लिए आगे प्रयास क्यों नहीं नहीं, की? मैंने छोड़ दिया। कि सपने ही देखना छोड़ दिए? मतलब मेरा वो प्राथमिकता थी भी नहीं कि मैंने पहाड़ डीएसपी के लिए चढ़ा हो या कुछ भी हो, वो तो एक चीज़ थी कि और खिलाड़ियों के लिए वो प्रोसेस बन रही थी। पर मैंने देखा कि किस तरह की चीज़ें होती हैं सिस्टम में और उसी सिस्टम में थोड़ा-सा सही तरीके से कंट्रीब्यूट करने के लिए ताकि मैंने जो झेला या दूसरे बच्चे जो झेल रहे हैं, उसमें मैं सुधार कर सकूँ। सही मायने में मतलब दिल में यहाँ इच्छा है समाज के लिए काम करने की, इसलिए मैं राजनीति में आई। नहीं, जिस तरह का व्यवहार उन अधिकारियों ने किया कि एक एवरेस्ट फ़तह करने वाली जो मध्य प्रदेश का गौरव रही, मध्य प्रदेश के सरकार की ब्रांड एम्बेसडर रही, उसको खड़े-खड़े चाय पिलाया और उसकी फ़ाइल नीचे पड़ी हुई थी। उस किस तरह का समय आपको क्या फ़ील रहा? कि जहाँ से मैं वापस आई हूँ ना यहाँ अब बन के आऊँगी और किसी भी बच्चे की फ़ाइल ऐसे डस्टबिन में नहीं पड़ी रहेगी और कोई सा भी खिलाड़ी ऐसे खड़े-खड़े चाय नहीं पिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही कि
जो आप अपन हम खुद फ़ील करते हैं वो दूसरों के साथ ऐसा अनुभव ना हो, ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, अब आगे की क्या योजना है, क्या प्लान्स हैं, क्या तैयारियाँ, आगे क्या करने का इरादा है? मुझे एज़ अ लीडर बन के ही अपने लोगों के लिए काम करना है। छोटा ही सही अ, कंट्रीब्यूट करती रहूँगी निरंतर। एज़ ए कोच के रूप में जर्नी शुरू कर ली है, तो अभी कई सारी उपलब्धियाँ मध्य प्रदेश सरकार को दी है, जैसे मेरे एक सर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के पहले शिशु रोग विशेषज्ञ रहे हैं, जो किलिमंजारो गए हैं। मध्य प्रदेश की ओल्डेस्ट वुमन जिन्होंने किलिमंजारो एल्ब्रस फ़तह किया है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा लड़का अमन, उसने किलिमंजारो फ़तह किया। पूरे भारत की पहली किन्नर जिसने माउंट लबूजे सबमिट किया, एवरेस्ट बेस कैंप गई हैं। ऐसे और मेरे खिलाड़ी स्टूडेंट हैं जिनको मैं निरंतर आगे बढ़ा रही हूँ और समाज की इसी दिशा में मैं निरंतर काम करती रहूँगी। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ द एवरेस्ट गर्ल मेघा परमार, जिनकी आज हमने आपसे मुलाकात कराई और आपने सुनी उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेघा, आपने अपना जो कीमती समय हमें दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेघा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।